गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः यहां पर एसएससी का जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी। उसी की चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को एसएससी की तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध है। एक पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में है और एक पूरी तरीके से इंग्लिश माध्यम में। और यहां पर जो प्रश्न है विशेष तौर पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, प्लस यहां पर कुछ प्रैक्टिस के भी प्रश्न उपस्थित हैं। और यहां पर जो प्रश्न है इनको चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार यहां से पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले सोलर सिस्टम का डिस्कशन किया है। उसके पश्चात हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिस्कशन किया है और उसी के पश्चात हम लोगों ने कॉन्टिनेंट और ओशन के भी कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। लगभग टोटल मिला के 75 प्रश्नों का डिस्कशन हो चुका है। 23 प्रश्नों की चर्चा आज हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है ये है ज्योग्राफी का और इसके तहत डिस्कशन किसका होगा? जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हैं और विशेष तौर पर महाद्वीप और महासागर का होगा। जो प्रीवियस क्लास में था वही आज भी कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल प्रोसेस से डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों हिंदी इंग्लिश माध्यम में उपस्थित हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा गया है, द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज, अर्थात भू प्रॉपर्टी को कोर से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? यहां पर विकल्प दिया है स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल, फिर लिखा है मैंटल, फिर लिखा है मैग्मा लेयर, फिर लिखा है काउंट्री। तो यहां पर जो बेहतर आंसर होगा इसका चयन आपको करना है। तो सब लोग जानते होंगे जो समताप मंडल की संकल्पना है, समताप मंडल हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ना कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट का। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर क्या लिख रहा है यहां पर? मेंटल है। तो मेंटल है ये भू प्रॉपर्टी को कोर से अलग करने वाली संरचना है। कैसे है, थोड़ा इसको इमेज के माध्यम से हम, यहां पर एक इमेज लगा ही है, इस इमेज को आप ध्यान से देखें और समझें। साथ में इसी का एक दूसरा प्रारूप हम यहां पर आपके सामने डिजाइन कर देते हैं। ऐसे प्रारूप है इसी का, अर्थात ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है मेंटल और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है कोर। ये यहां पर सेक्शन है जिसके बारे में हमको थोड़ा सा याद करना है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहां पर जो क्रस्ट और कोर को सेपरेट करने का कार्य करता है उसका नाम क्या है? मेंटल। क्या नाम है? मेंटल। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेंटल। क्या हो जाएगा? मेंटल। वेरी गुड। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है, इसे देखिए आप। लिखा गया है, आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन इन रिलेशन टू द ओशनिक लेयर, अर्थात महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें। अर्थात जो इन चारों विकल्पों में एक अलग प्रारूप रखता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे पहला विकल्प दिया है द ओशनिक डीप, महासागरीय गर्त, अर्थात फिर यहां पर लिखा द ओशनिक स्लोप, महासागरीय ढलान। फिर लिखा है द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, अर्थात महाद्वीपीय सेल्फ। फिर लिखा है यहां पर द कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढलान। तो यहां पर गलत क्या है? एक ऑप्शन गलत है। वो कौन सा है? यहां पर वो तो होगा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा यहां पर बी वाला। लेकिन क्यों गलत होगा यह हमको समझना है। आंसर तो आपका यही है, ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं सही लिखा गया उसकी चर्चा हम करेंगे। और गलत है इसीलिए यह सही है। होता क्या है, जब आप पृथ्वी के स्थल रूप पर देखते हैं तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां नजर आती हैं। और यहां पर जब आप चलते हैं तो एक सबसे पहले मिलता है जहां पर जल स्थित है। ऐसे कुछ भाग मिलता है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय, एक प्रकार से सेल्फ होता है यहां पे जिसको हम कहते हैं क्या? महाद्वीपीय सेल्फ। ठीक है ना।
दूसरा जो पार्ट होता है यहां से थोड़ा स्लोप इसका ज्यादा होता है, इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल। फिर तीसरा यहां पर होता है इस प्रकार से उभार होता है, और फिर नीचे आप जाते हैं तो यहां पर मिलता है महासागरीय गर्त। तो यहां पर ये जो है इसका नाम है महाद्वीपीय, क्या नाम है? महाद्वीपीय मग्न तट। इसको क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, पहला भाग। ये जो दूसरा सेक्शन है इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, महाद्वीपीय ढाल। ठीक, इसको भी हटाते हैं, पूरा लिखते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसके बाद ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं उभार। महाद्वीपीय उभार है। क्या है? उभार है। और ये है महासागरीय गर्त। तो यहां पर आप देख रहे हैं महाद्वीपीय ढाल, ये तो ठीक है। और फिर लिखा है यहां पर ओशनिक डीप, ये भी सही है। और यहां पर लिखा गया है जो महाद्वीपीय शेल्फ, ये भी सही है। लेकिन ये जो लिख दिया गया है कि द ओशनिक स्लोप, ये गलत है। ओशनिक स्लोप नहीं होता है, महाद्वीपीय होता है। क्या होता है? महाद्वीपीय होता है। तो आपको स्पष्ट रखना है ये महासागरीय नहीं, बल्कि यहां पे क्या होना चाहिए था? महाद्वीपीय ढाल। जो आपका लिखा गया किसमें? यहां पे चौथे नंबर पर लिखा गया है। तो इसलिए यह ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला यहां पर जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया यहां पर? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहां पर विकल्प क्या क्या दिए गए हैं? नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और एशिया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है पूरी पृथ्वी पर वो तो है एशिया। क्या है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आप देखें अफ्रीका आता है। कौन आता है? अफ्रीका। फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर पश्चिमी अमेरिका। इसके पश्चात कौन आता है? अंटार्कटिका आता है। फिर कौन आता है? यहां पर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर यूरोप आता है। तो ये आपके प्रोसेस है। लेकिन पूछ क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? यहां पर सबसे बड़ा जो है ये हो जाएगा एशिया। क्या है? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे, कह सकते हैं, हमारे ग्लोब पर। फिर अगला प्रश्न जो यहां पर लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है, पढ़ें इसे ध्यान से। क्या लिखा गया है? वेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ द मारियाना ट्रेंच लोकेटेड, अर्थात पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है मारियाना गर्त कहां स्थित है? विकल्प क्या क्या लिखा गया यहां पर? पहला लिखा गया अटलांटिक ओशन, दूसरा लिखा गया पैसिफिक ओशन, तीसरा लिखा गया इंडियन ओशन और चौथा लिखा गया आर्कटिक ओशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा, और प्रत्येक बच्चा जानता है, प्रशांत महासागर होगा। क्या होगा? प्रशांत महासागर। क्योंकि प्रशांत महासागर में एक प्लेस है जिसका नाम है मारियाना गर्त। क्या नाम है? मारियाना गर्त। तो मारियाना जो गर्त है, यह मारियाना गर्त कहां पाया जाता है? प्रशांत महासागर का। लेकिन कौन सा हिस्सा है? तो प्रशांत का यह पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? या पूर्वी भाग। ध्यान रखिएगा, प्रशांत का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और इसी मारियाना गर्त में, मारियाना गर्त एक प्रकार से बहुत बड़ी आकृति होती है, उसी का जो सबसे निचला बिंदु होता है, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा जो बिंदु होता है, उसी को कहते हैं चैलेंजर डीप। इसी मारियाना गर्त में जो सबसे गहरा बिंदु हमको आइडेंटिफाई किया गया है उसका नाम है चैलेंजर डीप। क्या नाम है? चैलेंजर डीप। ये चैलेंजर डीप जो है इसी मारियाना गर्त का सबसे लोवेस्ट पॉइंट। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर से ही संबंध किसका है? मारियाना गर्त का है। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है। क्या प्रश्न लिखा गया है? द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन एज कॉल्ड। तो यहां पर पूछ रहा है कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं? इसको प्रत्येक बच्चा जानता है। क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा। क्या कहते हैं? ओशनिक करंट। इसी को क्या कहते हैं? ओशनिक करंट या महासागरीय धारा, या इसी को महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधाराएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक जलधारा जो होती है, जलधारा दो प्रकार की, एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है। एक कैसी होती है?
ठंडी और एक गर्म। अगर ठंडी और गर्म के विषय में आपको स्पष्ट करें तो बस संक्षेप में अभी यहां पर समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सपोज दैट यह आते यहां से ऐसा ही बन रहा है, दूसरा यहां से ले लेते हैं। यहां पे हम एक आपको बना देते हैं ग्लोब। यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर देखिए, ये है हमारी, ये है इक्वेटर। तो जब कोई जलधारा इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी, कहां चलेगी, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो यह स्वभाव में क्या होगी, यह होगी गर्म। कैसी होगी, गर्म। लेकिन यदि कोई जलधारा पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी, किधर, पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी, इसको हम कहते हैं कैसी जलधारा, ये है ठंडी। कैसी है, सेम, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों की सेम संकल्पना है। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है ये स्वभाव में गर्म होती है, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है ये स्वभाव में ठंडी होती है। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। यहां पर जो प्रश्न था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओशनिक करंट अर्थात महासागरीय जलधाराएं या महासागरीय धाराएं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी यहां पर काफी बेहतर है, आप इसे पढ़ें। क्या लिखा गया है और कब पूछा गया है, यह भी एसएससी एमटीएस का पेपर था 2023 में, 11 मई को तभी पूछा गया था। प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ व्हिच फिनोमिना लीड्स टू वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड इन रीजन, अर्थात किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है, पहला लिखा गया कोरियालिस बल, दूसरा लिखा गया है मैंगो शावर्स अर्थात आम्रवर्षा, फिर लिखा गया है एल नीनो और लिखा गया है लानिना। तो यहां पर आप अगर कोरियालिस बल की बात करें तो कोरियालिस बल का जो प्रभाव होता है यह दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं यह कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज अर्थात दाएं की तरफ घूम जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो हैं यह एंटी क्लॉक अर्थात बाएं की तरफ घूम जाती हैं। फिर इसी प्रकार अगर बात करें मैंग्रो शावर, तो यह भारत में वर्षा होती है, विशेष तौर पर दक्षिणी भारत में, केरल तमिलनाडु कर्नाटका वाले क्षेत्र में, और यह जो वर्षा होती है वर्षा ऋतु से पूर्व होती है। इसी प्रकार जो एल नीनो की घटना होती है, एल नीनो की घटना क्या करती है, भारतीय मानसून को बैडली इंपैक्ट करती है, नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करती है। और जो ला नीना होता है यह भारतीय मानसून को सकारात्मक दृष्टिकोण से इंपैक्ट करती है, पॉजिटिव वे में इसका इंपैक्ट होता है, किसका, ला नीना का। तो ला नीना का जो इंपैक्ट है ये पॉजिटिव है, एल नीनो का जो इंपैक्ट होता है ये नेगेटिव होता है। आम्रवर्षा और कोरियालिस बल का संबंध तो यहां पर है ही नहीं। यहां पर जो संबंध हो सकता है सिर्फ इसी दो से हो सकता है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कमजोर हो जाती है, क्या हो जाता है, कमजोर हो जाती है। तो कमजोर किसके कारण होता है, यहां पर एल नीनो के कारण होता है, और एल नीनो के कारण ही भारतीय मानसून भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है। लिखा गया है कि प्रीत राइट्स अबाउट एन ओशन दैट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरोप, अर्थात विच ओशन इज इट। यहां पर प्रीत एक ऐसे महानगर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, यह कौन सा महासागर है। सिंपल सा प्रश्न है। यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है, अटलांटिक महासागर, फिर लिखा इंडियन महासागर, फिर लिखा है आर्कटिक महासागर, और लिखा है पैसिफिक महासागर। तो सब लोग जानते हैं कि एक तरफ है उत्तरी अमेरिका और एक तरफ है यूरोप, और दोनों के मध्य में जो महासागर है उस महासागर का क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य का जो महासागर है उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर। और जो इंडियन ओशन है इसका संबंध भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से है। इसी प्रकार आर्कटिक का जो संबंध है यह नॉर्थ से है, जो नॉर्थ पोल वाला सेक्शन है वहां से इसका संबंध होता है। और जो पैसिफिक ओशन होता है इसका संबंध पुनः उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और कह सकते हैं आप प्रीवियस एपिसोड में हम लोग प्रीवियस क्लास में देखिए, यहाँ पर जो है ना, अगर हम इसको बैक करें तो यहाँ पर आइए, देख रहे हैं, तो यही तो है ना, अटलांटिक वाला यही है। एक तरफ यूरोप हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया, इंडियन वाला यहाँ पर है, ये भी आप देख रहे हैं, और जो पैसिफिक वाला वो यहाँ पर है, ये पैसिफिक यहाँ से शुरू होता और यहाँ तक है, और आर्कटिक वाला यहाँ पर है, और जो सदर्न ओशन है वो यहाँ पर, सदर्न ओशन नीचे की तरफ है। तो आप इन सब को क्या करें, आपस में ध्यान रख करके समझें।
तो जो हमारा यहाँ पर प्रश्न था उस प्रश्न की तरफ आते हैं। और प्रश्न यहाँ पर जो लिखा गया है कि किसका संबंध उत्तरी अमेरिका और यूरोप से है, किस महासागर का, तो उस महासागर का नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, लिखा गया है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द, फिर वहां पे कुछ फिलअप करना है, ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। इसका तात्पर्य है ये शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। किसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति देखी जाती है। पृथ्वी की सतह कहें या कहें महासागर में, सिंपल सी बात है। यहां पर क्या क्या लिखा गया है, सन, मून एंड अदर प्लेनेट, फिर लिखा गया है सन ओनली, फिर लिखा गया है सन एंड मून ओनली, फिर लिखा गया है मून ओनली। तो यहां पर ज्वार भाटा के लिए जो उत्तरदायी कंपोनेंट होता है प्रमुख रूप से, वह सूर्य और चंद्रमा का सम्मिलित प्रतिफल होता है। किसी एक का नहीं, दोनों का कह सकते हैं। यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति हमको पृथ्वी के सतह के महासागरीय भाग पर देखने को मिलता है। इसलिए आंसर यहां पर जो होगा ये होगा सन एंड मून ओनली। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप देखें यहां पर लिखा गया है क्या, बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as। तात्पर्य इसका क्या है, आर्कटिक महासागर उत्तरीय ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुवों के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे जल संधि के नाम से जाना जाता है। यहां पर कह रहा है कि जो ये आर्कटिक ओशन है, यह आर्कटिक ओशन प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है ये है आर्कटिक, क्या है, ये है आर्कटिक ओशन, और नीचे वाला जो है इसका नाम है प्रशांत। तो आर्कटिक प्रशांत से जुड़ा हुआ है। इधर का आप पार्ट देखेंगे तो यह रसिया का पार्ट है और ये अलास्का है, क्या है, अलास्का है। यहीं पर एक स्ट्रेट मिलती है, जलसंधि मिलती है, इसी जलसंधि के बारे में पूछ रहा है। विकल्प क्या दिया है, बेरिंग स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, हडसन स्ट्रेट है और बॉस्फोरस स्ट्रेट या बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो यहां पर जो आंसर होगा उचित, वह आंसर क्या हो जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर कौन सा स्ट्रेट पाया जाता है, इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और जो यहां पर लिखा गया ना हडसन स्ट्रेट लिखा गया, अगर हडसन की पाक स्ट्रेट आपको कहां दिखता है, भारत श्रीलंका के मध्य में मिलता है ना। और फिर यहां पर लिखा गया हडसन स्ट्रेट, ये कहां मिलता है, तो हडसन स्ट्रेट हडसन की खाड़ी के पास मिलता है जो कनाडा में है। कहां पर है, कनाडा में है। तो आप इस प्रकार से स्ट्रेट को भी क्या करें, साथ साथ याद करते हुए चले। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है काफी बेहतर है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें क्या लिखा गया है। लिखा गया है which continents provides more than half of the world's thin, अर्थात कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक, यहां पर 10 लिखा गया, क्या लिखा गया है, 10। तो कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। यहां पर ऑप्शन क्या दिया गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। जिसका साइज सबसे बड़ा है यही सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन भी करता है, अर्थात यहां पर कौन है, यहां पर हो जाएगा एशिया। कौन है, एशिया। एशिया ही सबसे ज्यादा मात्रा में टिन का उत्पादन करता है, अर्थात 50% से अधिक टिन का उत्पादन पूरे विश्व का कौन करता है, एशिया का। वेरी गुड। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया है इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके पश्चात उत्तर दें कि गलत ना हो। देखिए सही हो जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन एसएससी जो एग्जाम होता है यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आप सही नहीं कर सकते तो गलत कदापि ना करें, क्योंकि गलत करेंगे मिलेगा तो है नहीं, ऊपर से जो मार्क आपको प्राप्त हुआ है उसमें से भी कुछ नंबर कट जाएगा। तो यहां पर प्रैक्टिस करने का एक ही मकसद है कि हमसे त्रुटियां कम से कम हो, और उसके लिए एक ही विकल्प है कि पहले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके पश्चात उसके विकल्पों को सभी को पढ़ें, तत्पश्चात आंसर देने का प्रयास करें, अन्यथा आप गलत कर देंगे। यहां पर क्या लिखा गया है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करेंट्स इज करेक्ट। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो महासागरीय धाराएं होती हैं जैसे ठंडी है, गर्म है, लेब्राडोर की जलधारा है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम में बहुत प्रकार की जलधाराएं हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसकी कौन सी विशेषता यहां पर सही है। अर्थात यहां पर एक ही कथन सही है, अर्थात यहां पर जो 4 विकल्प हैं इसमें से एक ही विकल्प सही है जो किसी जलधारा को या ओशनिक करंट को डिफाइन कर रहा है। शेष जो विकल्प है वह जलधारा को व्याख्यायित नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो सही है वही बताना है। क्या लिखा गया पहला, द लेब्राडोर ओशन करंट इज वार्म करंट। क्या लेब्राडोर सागर की जलधारा गर्म होती है? क्या गलत, ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ये गलत हो गया। फिर क्या लिख रहा है, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र माना जाता है। ये बात पूर्णतः सत्य है। ये बात पूर्णतः क्या है? सत्य है। यही वो स्थान होता है जहां पर फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं ज्यादा विकसित होती हैं वहां पर फाइटोप्लैंक्टन, क्या फाइटोप्लैंक्टन का पर्याप्त मात्रा में, यह एक प्रकार का शैवाल होता है, अर्थात यह वनस्पति है। क्या है? यह वनस्पति है। इसका पर्याप्त मात्रा में विकास होता है। और चूंकि शैवाल किसका भोजन होता है? तो मछली का। शैवाल मछली का भोजन होता है, इसलिए जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां पर फाइटोप्लैंक्टन खूब विकसित होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का आहार होता है, इसलिए वहां पर मत्स्यन का काफी अच्छा केंद्र होता है। और इस प्रकार के उदाहरण जो हमको देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है कहां पर, जो उत्तरी अमेरिका वाला सेक्शन है, अर्थात कनाडा और यूएस का जो सेक्शन है पूर्वी वाला, वहां पर एक बैंक मिलता है जिसका नाम है डागर बैंक, नहीं ग्रांड बैंक है, एक डागर बैंक है। तो वहीं पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं। स्थान का अगर नाम पूछा जाए तो उस स्थान का नाम है न्यू फाउंडलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड एक प्लेस है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मत्स्यन का केंद्र मिलता है। इसी प्रकार आप एशिया के पूर्वी भाग में जाते हैं तो वहां पर भी ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है। वह भी स्थान मत्स्यन के लिए काफी बेहतर माना जाता है। शेष आप विकल्प पढ़ेंगे, लिखा है द कोल्ड ओशन करंट मूव टुवर्ड द पोल्स। दिख रहा है? कोल्ड ओशन करंट कहां जाती है? पोल की तरफ। गलत है, हमने पहले ही बता दिया है कि ठंडी जलधारा पोल से इक्वेटर की तरफ आती है, तो गलत हो गया। फिर क्या लिख रहा है, द वार्म ओशन करंट मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, अर्थात जो गर्म वाली होती है यह इक्वेटर की तरफ आती है। गलत, गर्म किधर जाती है? पोल की तरफ जाती है। तो ये दोनों विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। तो एक ही विकल्प सही है, और कौन सा है? बी है। वेरी गुड। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है, आप इसे पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन द जावा सी एंड द इंडियन ओशन, अर्थात कौन में निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर यह इंडिया का पार्ट, अर्थात यहां पर जावा और हिंद महासागर का सेक्शन है, और यहीं पर बताना है कौन सी स्टेट है। तो यहां पर जो स्टेट है उसमें से पहले विकल्प पढ़ते हैं। लिखा है पाक है, मलक्का है, सुंडा है और कुक है। तो जो ऑप्शन सही है वो तो हो जाएगा सुंडा। क्या हो जाएगा? सुंडा। बाकी पाक जो है ये कहां मिलती है? भारत और श्रीलंका के मध्य मिलती है। कहां मिलती है? भारत और श्रीलंका के मध्य मिलती है। वहीं पर जब आप जाते हैं मलक्का, तो मलक्का जो इंडोनेशिया और मलेशिया वाला सेक्शन है वहां पर मिलती है। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक थोड़ा एटलस का भी ध्यान रखना है जिससे मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है। क्या लिखा गया है, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशन इज, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। जो टोटल वाटर है उसका लगभग 97 यहां पर 2% जो भाग है ये कहां पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी हमको याद रखना है कि पूरे पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो सागर का या जल का कितना भाग है? 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। लेकिन अगर
जल में भी बात किया जाए तो महासागरों के अंदर जो जल है वो कितना है, लगभग 97.2% है। शेष जो बचता है जल वह हमारा एक प्रकार से मीठा जल होता है, पेयजल होता है। तो इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 97.2%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई कितनी है। भू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, क्रस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उसकी मोटाई की बात कर रहा है। तो यहां पर जो क्रस्ट होता है जो किससे बना है, यह सियाल से बना है। किससे बना है, सियाल से बना है। ये है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट की मोटाई औसत जो मिलती है यह आपको 30 से 35 किलोमीटर के आसपास मिलती है। कितना मिलती है, 30 से 35 किलोमीटर। यहां पर होता है मेंटल, क्या होता है, मेंटल। और मेंटल की जो गहराई है ये 2900 तक मिलती है। कहां तक मिलती है, 2900 किलोमीटर तक मिलती है। और जो कोर होता है, कोर वाला जो सेक्शन होता है यह आपका 6371 किलोमीटर तक गहरा होता है। और यही जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट को हम कहते हैं भू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी। तो भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई कितनी होती है, यहां पर विकल्प लिखा गया है 300 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है, हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर, स्थल मंडल कितना मोटा होता है। स्थल मंडल की बात कर रहा है। अब स्थल मंडल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अभी अभी हमने जो समझाया है उसी में थोड़ा सा अब हम परिमार्जन करते हैं। क्या परिमार्जन करना है, यहां पर इसको ध्यान से समझें। ये तो है क्रस्ट। क्रस्ट आपका जो मिलता है यह लगभग होता है 30 किलोमीटर। कहां तक होता है, 30 किलोमीटर। फिर प्रारंभ होता है मेंटल। लेकिन मेंटल के भी दो भाग होते हैं, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, यहां से इसको हटा दे, क्या हटा देते हैं, सही नहीं लग रहा है। ये तो हो गया 30 किलोमीटर। कितना हो गया, 30 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो ये होता है ये करीब करीब 700 किलोमीटर के आसपास होता है, जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करता है। लेकिन इसी अपर मेंटल का पुनः वर्गीकरण किया जाता है। अपर मेंटल का पुनः यहां पर एक विभाजन होता है ऐसे, और ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं अपर मेंटल का अपर पार्ट। क्या कहते हैं, ये जो होता है इसको कहते हैं अपर मेंटल का अपर पार्ट। तो अपर मेंटल का अपर पार्ट प्लस क्रस्ट ये दोनों मिल करके जो संरचना यहां पर बनाते हैं इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। अर्थात यही होता है लिथोस्फीयर। और इसकी जो टोटल अगर हम गहराई की बात करें तो कितना होता है, यह करीब करीब यहां से लेकर के 135 किलोमीटर तक जाता है। कहां तक जाता है, 135 किलोमीटर। कहां तक जाएगा, 135 किलोमीटर तक इसकी गहराई पहुंचती है। तो इस आधार पर आप इसको याद करें। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, अच्छा इसी के नीचे वाला जो ए वाला पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसका नाम रखा जाता है दुर्बल मंडल। क्या रखा जाता है, दुर्बल मंडल। अर्थात मेंटल का अपर पार्ट का जो निचला भाग है उसी को कहते हैं हम लोग दुर्बल मंडल, अर्थात एस्थेनोस्फीयर। तो यहां पर प्रश्न का जो आंसर दिया गया है 25 से 45, 10 से 25, 10 से 200 और फिर लिखा है 5 से 10। तो यहां पर जो बेहतर आंसर होगा 135 के आसपास है, तो यहां पर एक ही विकल्प सेट हो रहा है और कौन सा है, सी वाला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, अर्थ्स कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, अर्थात पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है। क्या क्या लिखा है, यहां पर निकिल और कॉपर है, निकिल अल्युमिनियम है, निकिल आयरन है, निकिल मैग्नीशियम है। तो हमने कई बार इसको रिपीट कर दिया है कि जो पृथ्वी की सतह है इसका जो ऊपरी भाग है यह किससे बना है, यह सियाल से बना है, सिलिका और एल्युमिनियम से। दूसरा भाग किससे बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से। तीसरा भाग किससे बना है, निकिल और फेरस से। तो यह कोर की ही बात कर रहा है, तो कोर किससे बना है, निकिल और फेरस से बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निकिल और फेरस, अर्थात निकिल और लोहा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न लिखा गया है इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। लिखा क्या गया है, यहां पर लिखा गया है द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अर्थात प्लेट विवर्तनिकीय के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। बताना है यहां पर कितनी बड़ी और कितनी छोटी प्लेटें हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अच्छा यहां पर केवल हमको बड़ी के बारे में बताना है क्योंकि बीच में भरना है बड़ी वाली का नाम, और उसके बाद कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा, देखिए यहां पर 3 हमारे पास विचार आते हैं इस प्रश्न के आंसर के लिए। एक विचार है जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, वह है यूएस भूगोलवेत्ताओं का। किसका है? यूएस भूगोलवेत्ताओं का है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 7 बड़ी है एवं 6 छोटी प्लेटें हैं। कितनी? 6 छोटी हैं। इसी प्रकार यहां पर अगर मार्गन जी के अनुसार देखें, किसके अनुसार? डब्ल्यू जी मार्गन के अनुसार देखें तो इनके अनुसार जो है 6 बड़ी प्लेट होती है एवं 20 छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? 20। इसी प्रकार जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, इसके अनुसार अगर देखें तो 7 बड़ी मिलती है एवं 20 छोटी प्लेट मिलती है। कितनी छोटी प्लेट मिलती है? 20। तो यहां पर 2 जगह आपको 7-7 मिल रहा है, और सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है वह यूएस भूगोलवेत्ताओं का है कि 7 बड़ी है 6 छोटी है। तो इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। हाँ, कभी काल 6 छोटी प्लेटों के बारे में भी पूछा जाता है प्रश्न, तो उसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो मिलता है, एक है कोकस प्लेट। क्या नाम है? कोकस प्लेट। एक है नजका प्लेट। फिर तीसरा मिलता है, एक है अरेबियन प्लेट। क्या है? अरेबियन प्लेट है। फिर एक मिलता है जिसका नाम है कैरोलिन प्लेट। क्या नाम है? कैरोलिन प्लेट है। फिर यहां पर मिलता है एक है फिजी का प्लेट। क्या है? फिजी का है। और एक जो है यहां पर मिलता है उसका नाम है गिनी का प्लेट। क्या नाम है? गिनी का प्लेट। इस प्रकार 6 प्लेटें हैं, इनका भी नाम आपसे कभी काल पूछा जाता है। कोकस, नजका, अरेबियन, कैरोलिन, फिजी और गिनी का प्लेट। ठीक है, तो आप इनके नाम को याद करें और प्रश्न को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा गया है द क्रस्ट इज द अर्थ outermost layer that is less than percentage of Earth by mass with oceanic crust and continental crust often consisting of more felsic rocks। इसका तात्पर्य है कि जो भू प्रॉपर्टी का ऊपरी भाग होता है ये ज्यादातर किससे बनता है? फेल्सिक रॉक से बनता है। फेल्सिक रॉक एक प्रकार से अम्लीय रॉक होता है। कैसा होता है? फेल्सिक रॉक जो होता है वह अम्लीय होता है। तो जो भू प्रॉपर्टी है, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का 3 पार्ट है। एक है भू प्रॉपर्टी, एक है आपका मेंटल और एक है क्रस्ट। तो भू प्रॉपर्टी काफी पतली होती है, लगभग 35 किलोमीटर होती है। इसलिए इसका आयतन जो है यह पूरे पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% कंट्रीब्यूट करता है। कितना करता है? 1%। और यह जो है पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का जो कंट्रीब्यूशन करता है यह 0.5% करता है। कितना करता है? 0.5% पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का, क्योंकि ज्यादातर जो द्रव्यमान वो किसमें व्यवस्थित है? मेंटल में है। तो इसलिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा, यह आंसर क्या हो जाएगा? 1% से कम। क्या हो जाएगा? 1% से कम, क्योंकि यहां पर कितना आंसर है? 0.5%। अगले प्रश्न पर आ जाएं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है, द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्रवार के ऊपरी भाग को, प्रवार अर्थात मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हमने अभी भी स्पष्ट किया था कि आप लोगों को हमने दिखाया था कि इस प्रकार से यह होता है क्रस्ट और ये होता है मेंटल। तो ये जो मेंटल वाला पार्ट है, इसी मेंटल का 2 सेक्शन होता है। ऐसे यहां पर एक होता अपर मेंटल, एक होता लोअर मेंटल। लेकिन यहां पर हमने कहा था इसी अपर मेंटल का एक भाग और कर दिया जाता है जो इसके साथ मिलकर के बनाता है क्या? स्थल मंडल। क्या बनाता है? स्थल मंडल।
और जो दूसरा भाग है ए वाला, ये भी अपर का ही पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं, दुर्बल मंडल। इसका तात्पर्य है कि अपर मेंटल का ही पार्ट कौन सा है, दुर्बल मंडल है। प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया, आंसर पहला लिखा गया स्थल मंडल, फिर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया समताप मंडल, फिर लिखा गया मध्य मंडल, फिर लिखा गया दुर्बल मंडल। तो प्रवार अर्थात मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को स्पष्ट होगा। यहां पर लिथोस्फीयर नहीं होगा, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होगा, मेसोस्फीयर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दुर्बल मंडल। क्या हो जाएगा, दुर्बल मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश जो जल है ये खारे जल है, मीठा जल का परसेंटेज काफी कम है, क्योंकि 97.2% जो जल है वो महासागर में है, और वो सब कैसे हैं, खारे होते हैं। शेष जो बचते हैं वो मीठे जल की कैटेगरी में आते हैं। तो शेष बचेंगे कितने, बहुत कम, 2.7%। कितना बचेगा, 2.7, क्योंकि खारे का भाग कितना हो गया, 97.2। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.7%। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया, इसको भी ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है मूवमेंट ऑफ फॉल्स लाइज कैन कॉज, अर्थात भ्रंश रेखाएं का कारण बन सकती हैं। यहां पर भरना किसका कारण बन सकती हैं, जो भ्रंश होता है ये किसका कारण बनती हैं। विकल्प क्या लिखा गया है, बाढ़ का कारण बनती है, सडन अर्थात अचानक बारिश का कारण बनती है, एन अर्थक्वेक अचानक भूकंप का कारण बनती है, या तूफान का कारण बनती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा भ्रंशन अर्थात प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब कोई प्लेट टूटती है, भ्रंश करती है, तो उससे भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अर्थात भ्रंश रेखाएं भूकंप का कारण बन सकती हैं। किसका कारण बन सकती हैं, भूकंप का कारण बन सकती हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखिए लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द अर्थ। इसका तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनकीय प्लेटों में से एक नहीं है। सात सब है लेकिन एक नहीं है, और उसी के बारे में बताना है। क्या है, नजका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, फिर लिखा है पूर्वी अटलांटिक प्लेट के साथ अफ्रीका वाली प्लेट, फिर लिखा है भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्लेट। तो 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका, एक है एशिया, एक है अफ्रीका, एक है आपका प्रशांत महासागर, और एक आपको मिलता है जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है। तो 7 तो बड़ी मिलती हैं, लेकिन इसमें नजका का नाम नहीं आता है। नजका छोटी प्लेट है, हमने पहले ही कहा नजका कैसी प्लेट है, छोटी प्लेट है। और ये लिखा गया मेजर प्लेट, लिख रहा है ना, मेजर प्लेट के बारे में पूछ रहा है, तो मेजर प्लेट यहां पर नजका नहीं है, शेष सभी मेजर प्लेट के दायरे में आती हैं। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है, अर्थात व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन। जो सैलिनिटी होती है, जो लवणता होती है, इसको जो व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने का जो सिंबल होता है यह ऐसे सिंबल होता है, अर्थात इसी को हम कहते हैं ग्राम प्रति हजार। क्या कहते हैं, ग्राम प्रति हजार। अर्थात 1000 ग्राम जल में कितना ग्राम साल्ट है उसी को इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। और पूरे महासागर का जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितना होती है, 35 ग्राम है। कितनी है, 35 ग्राम, अर्थात 35 ग्राम है 1000 ग्राम के जल में। तो इसलिए आंसर जो यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा 35 यहां पर परसेंट, या तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना देंगे, ये ग्राम प्रति हजार व्यक्त करेगा, तो व्यक्त करेगा ग्राम प्रति हजार को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है, सुनामी इज नॉट कॉज्ड बाय। सुनामी किसके कारण नहीं आती है, सुनामी के कारण नहीं होता। हाँ, यहां पर पूछा सुनामी के कारण नहीं होता है, तो यहां पर विकल्प क्या लिख रहा है, तूफान, वोल्केनिक विस्फोट, या अंडर लैंडस्लाइड, या अर्थक्वेक। देखो, अगर महासागर की तली में भूकंप आ जाए, उससे महासागर के जल में एक लहर उत्पन्न हो जाती है जो सुनामी का रूप लेती है। अगर समुद्र के नीचे भूस्खलन हो जाए तो भी यह सुनामी का रूप धारण कर लेती है। अगर महासागर के नीचे कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो भी यह सुनामी का रूप लेता है। लेकिन सुनामी यहां पर तूफान से नहीं आता है,
सुनामी का संबंध होता है भूगर्भ महासागर के आंतरिक भाग में। यदि किसी प्रकार से वहां पर हलचल हो जाए तो उससे जो लहर उत्पन्न होती है उसका नाम होता है सुनामी। इसलिए जो आंसर हो जाएगा कि सब सुनामी के उदाहरण हैं, लेकिन पहला जो है यह सुनामी का उदाहरण नहीं है, इसलिए यही आंसर सही है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और यह जो प्रश्न है वह इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और आंसर देते हैं। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान ऑफ इंडिया। ठीक, फिर लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। आप इस इमेज पे आए, ये जो पोर्शन आपको ये नजर आ रहा है यह अंडमान का है। इसमें भी 3 पार्ट होता है, एक होता है उत्तरी अंडमान, एक होता है मिडिल अंडमान और एक होता है सदर्न अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और यहीं पर एक छोटा सा मिलता है जिसका नाम ए है, ये है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। तो अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान में भी कौन सा? ये साउथ है, तो साउथ अंडमान हो गया प्लस लिटिल अंडमान हो गया। इसी के मध्य में जो ये जल संधि है, इस जल संधि के बारे में पूछ, इस जल संधि का क्या नाम है? विकल्प में आप पढ़िए, लिखा गया है क्या? यहां पर लिखा गया आमिनी देवी आइसलैंड है, फिर लिखा है डक्कन मार्ग है, फिर लिखा है रियूनियन हॉट स्पॉट है और मिनिकॉय द्वीप है। तो यहां पर जो आंसर है ये तो है डक्कन मार्ग। क्या है? डक्कन मार्ग यहां पर मिलता है। हाँ, इसी के नीचे आप जाते हैं तो वहां पर निकोबार मिलता है। तो अंडमान और निकोबार, नीचे निकोबार हो जाएगा। यहां पर जो जल संधि मिलती है ये है 10 डिग्री चैनल। क्या है? एक 10 डिग्री चैनल है, एक 9 डिग्री चैनल है, एक 8 डिग्री चैनल है। तो इस प्रकार से उसकी भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन मिनिकॉय जो है यह लक्षद्वीप से संबंध रखता है, लक्षद्वीप के नीचे आपको मिनिकॉय मिलता है। तो मिनिकॉय भारत के पश्चिम की तरफ है, जबकि अंडमान निकोबार भारत के पूर्व की तरफ व्यवस्थित है। तो यह आज तक की चर्चा थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया। अब शेष प्रश्नों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।